Hello, good evening. Ajay, good evening. So chapter जो हम पढ़ रहे हैं it is ecosystem. This is a session number 2 and in this session we are going to study about component of ecosystem. So नीट एग्जाम का डेट आ गया, देखा आप लोगों ने 7th में Yes, sir. लाइक या ठीक है। अब इन्होंने एक तरह की सिनर्जी क्रिएट कर ली, जैसे पहले चल रहा था 7 में हमेशा रिजर्व होता था नीट एग्जाम के लिए। हाँ, 2-3 साल से थोड़ा डिस्टर्ब हुआ था। Now again they have reserved 7th May for NEET exam. Rohan, good evening. आप लोग इस बार दे रहे हैं ना नीट एग्जाम? बताइए, how many of you are appearing in the NEET exam this सर time? मैं भी दे रही हूँ. Good, बहुत अच्छी बात है. भूमिका, good evening. तो देखिए एग्जाम नीट का देना है बट सिलेबस बहुत ज़्यादा है। इस लेवल पे फिजिक्स कवर करना, केमिस्ट्री कवर करना, फिर बायो, ज़ूलॉजी, बॉटनी, सारी चीज़ें कवर करना, ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बायो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है उनको इजी लगता है, लेकिन फिजिक्स ज़्यादातर चैलेंजिंग होता है ना? फिर कुछ स्टूडेंट्स फिजिक्स और केमिस्ट्री कवर कर लेते हैं और ज़्यादातर स्टूडेंट्स को क्या होता है कि इस चक्कर में बायो इजी है, फिजिक्स केमिस्ट्री उनका अच्छा हो जाता है, फिर बाद में बायो की वजह से थोड़े बहुत मार्क्स की वजह से वो रह जाते हैं। सो इक्वल इम्पोर्टेंस देनी चाहिए सारे सब्जेक्ट्स को। आई होप एवरीवन हैज जॉइन्ड द सेशन। सो कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम हम पढ़ते हैं आज, ठीक है? तो पिछले क्लास में वी हैड जस्ट ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, है ना? तो आप लोग बताएंगे कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। पहला कंपोनेंट जो है इट सेज सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बाय प्रोड्यूसर्स। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सिंथेसिस Production, ऑफ यस रुचि, इट इज कॉल्ड एज प्रोडक्शन, production, mineral cycling. प्रोडक्टिविटी, हाँ, प्रोडक्टिविटी। या सब कुछ अभी productivity. थोड़ी बता दोगे, मुझे लगा प्रोडक्टिविटी एक बार कहेंगे, बताना. ठीक है? अब देखिए डिकम्पोजेस डेड ऑर्गेनिक मैटर बैक टू द इकोसिस्टम, बताइए इसको क्या कहेंगे हम? यस, बाकी स्टूडेंट्स भी ट्राई कीजिए। वो प्रोसेस जिससे डिकम्पोजिशन होती है उसको क्या कहेंगे हम? यस, डिकम्पोजिशन ही कहेंगे, है ना? डिकम्पोजिशन, ठीक है, मैंने खुद ही बता दिया। अच्छा, साइकिल्स, मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स, इसको हम क्या कहेंगे इस प्रोसेस को? यस, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, है ना? न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। और ये देखिए फोर्थ, सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बाय प्रोड्यूसर्स। सर या फोर्थ और फिर फर्स्ट तो सेम है. हाँ, ये थोड़ा इन्होंने गलत लिखा है। यहाँ पे एक्चुअली ऐसा होना चाहिए कि एक Consumers ऑर्गेनिज्म होना से बायोमास ट्रांसफर हो रहा है दूसरे ऑर्गेनिज्म पे, है वाह, ना?
हाँ, कंज्यूमर होना चाहिए। नहीं, कंज्यूमर नहीं। जो ऑर्गेनिक मैटर है ना, ट्रांसफर हो रहा है बिटवीन डिफरेंट ट्रैफिक लेवल्स। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? जब एक ट्रैफिक लेवल से दूसरे ट्रैफिक लेवल पे, यस एनर्जी आरफा, यस एनर्जी फ्लो, ठीक है, एनर्जी फ्लो। तो ये 4 हैं फंक्शंस इकोसिस्टम के, जो हमें पढ़ने हैं। सो प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग एंड एनर्जी फ्लो। वेयर डू वी गेट एनर्जी फ्रॉम? कहाँ से आती है सारी एनर्जी, बताइए? फूड से, गुड, सीधी सी बात है। यस ऋषि, सन से आती है, लेकिन हमें हमारे पास फूड से ही आती है ना? सो फ्रॉम द फूड वी ईट। और ये फूड कहाँ से आती है? फूड प्लांट से आती है, गुड। यस जतिन, अजय, पैसे से। दिस इज बिटर ट्रूथ। देखिए, हाँ, आजकल का वर्ल्ड ऐसे ही है कि अगर आपके पास पैसा है तो फूड है आपके पास, वरना भूखे नंगे। ओके, तो राइस, रोटी, चपाती, जो कुछ भी आप खाते हो, ये तो प्लांट के ही प्रोडक्ट्स हैं, है ना? सो प्लांट्स डू नीड एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस। और उनके पास जो एनर्जी आती है, हाँ, प्लांट्स को पैसे नहीं लगते हैं, ठीक है? दे गेट एनर्जी फ्रॉम द सन, है ना? एंड सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, वी कैन से। हमारी अर्थ पे जितनी भी एनर्जी है, जितनी भी फ्लो हो रही है, सन की वजह से ही है, ठीक है? तो हम सन के बारे में पढ़ते हैं एज सोर्स ऑफ एनर्जी। सिस्टम, सूर्य की रोशनी से मिलने वाली वो एनर्जी। जब हम सूर्य की रोशनी की बात करते हैं, लाइट, उसका फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन रीजन होता है एक PAR। फोटोसिंथेसिस पढ़ते समय भी ये बात हमने जानी थी, राइट? It is that portion of the light spectrum which can be utilized by plants। 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर, 400 nm टू 700 nm, इतना है PAR, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, इतना रीजन जो है। इसका भी कुछ सिलेक्टेड हिस्सा ही है, सिलेक्टेड परसेंटेज जो है वो इस्तेमाल हो पाता है, केवल 2 से 10%। ध्यान रखिएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है? ये हमने पूरी लाइट दिखाई, इसका 50% हिस्सा हमने PAR दिखाया, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रीजन जो है, रेडिएशन जो है, और उसमें से भी केवल इतना सिलेक्टेड हिस्सा यानी 2 से 10% जो है ये कैप्चर कर पाते हैं प्लांट्स और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। और इतने छोटे हिस्से से मिलने वाली एनर्जी ही आप देख लीजिए कि पूरे प्लैनेट को सस्टेन कर रही है ना? है ना हैरानी वाली बात? PAR का केवल 2 से 10% ही कैप्चर हो पाता है बाय द प्लांट्स एंड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। एनर्जी इज नेसेसरी फॉर सस्टेनिंग द लाइफ, है ना? एनर्जी कहाँ से आएगी? सन से ही आएगी। आउट ऑफ टोटल इंसिडेंट सोलर रेडिएशन, लेस देन 50% इज फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, जिसको हम PAR भी कहते हैं, ठीक है? तो पूरी सोलर रेडिएशन से 50% ही PAR है। पहली बात तो ये होगी, है ना? सो व्हाट इज पार? इट इज द पोर्शन ऑफ लाइट स्पेक्ट्रम दैट कैन बी यूटिलाइज्ड बाय प्लांट्स, है ना? हमें पता है प्लांट्स जो हैं, ठीक है, विपगर की अगर हम बात करें, ये है विजिबल लाइट, सारी विजिबल लाइट, लेकिन प्लांट्स सारी विजिबल लाइट तो यूज नहीं कर पाते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए।
है ना, यहाँ से G से लेके R तक मीन्स 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। ये वाला रीजन जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का, प्लांट्स इसी को यूज करते हैं फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, so 400 to 700 nanometers from green to yellow, but not all par is captured। अब दूसरी स्टोरी ये भी है कि 50% पार जो अवेलेबल है वो भी प्लांट नहीं यूटिलाइज कर पाते हैं। ठीक है, और ट्रुथ ये है कि plants and photosynthetic bacteria capture just 2 to 10% of par, and this small amount of energy sustains the entire living world। सिर्फ 2% एनर्जी, 2 से 10%। ठीक है, और बहुत सारे तो ये भी बोलते हैं 1% ऑफ एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय प्लांट, सिर्फ 1%। ठीक है, तो देखिए 1% कैप्चर करके भी सारे अर्थ को एनर्जी प्लांट्स ही दे रहे हैं। ठीक है, तो एफिशिएंसी कितनी है इनकी। ओके, कोई डाउट यहां तक? ठीक है, लेट्स सॉल्व ए क्वेश्चन। Assertion says driving force or primary source of energy for most of ecosystems on earth is the same, और reason इसका है except for deep sea hydrothermal ecosystem sun is only source of energy। तो बताइए रीजन करेक्ट है, assertion करेक्ट है, assertion रीजन का explanation है, या फिर दोनों false हैं। तो 6 स्टूडेंट्स ने सही जवाब दिया है, कोमल, अजय, बरखा, ऋतिक, पुनित एंड शेविशा। ठीक है, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। Both assertion and reason are true, and reason is correct explanation of the assertion। तो सन जो है, इट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल द इकोसिस्टम। एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स इन द इकोसिस्टम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। आर ऑर्गेनिजम्स आर डिपेंडेंट ऑन प्रोड्यूसर्स फॉर द फूड एनर्जी। तो इसीलिए पहला ऑप्शन जो था इट इज करेक्ट। ओके, सेकंड वाज except for the deep sea hydrothermal ecosystem sun is only source of energy। yes, ये भी सही है ना। डीप सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम या हाइड्रोथर्मल वेंट्स की बात करें, दे आर एक्सेप्शन टू द डिपेंडेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द रेडिएशन फ्रॉम द सन ऑफ एनर्जी। ठीक है, एक तो काफी डीप होते हैं वो, वहां पे सन एनर्जी पहुंच ही नहीं सकती है, और वहां पे ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट हैं, उनको सनलाइट की जरूरत ही नहीं है। These ecosystems have extreme temperature, pressure, toxic minerals, and they lack the sunlight। वहां पे जो बैक्टीरिया हैं, है ना, बैक्टीरिया लिविंग इन सच इकोसिस्टम्स कन्वर्ट टॉक्सिक मिनरल्स और सल्फर कंपाउंड्स इनटू हीट, फूड एंड एनर्जी, एंड द प्रोसेस इज नोन एज अ कीमोसिंथेसिस। तो वो कीमोसिंथेसिस करते हैं, जो केमिकल्स हैं उन्हीं को कन्वर्ट करते हैं, यूज करते हैं एज सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है सर, असर्शन रीजन में बहुत कंफ्यूजन होता है, भूमिका कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पता है, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है ना, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, दोनों ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ो फिर डिसाइड करो। ठीक है, टाइम लेना चाहिए डिसीजन में, और कंसेप्ट क्लियर है तो फिर नहीं होगा। और स्टूडेंट्स, आपने एवोल्यूशन में ये भी पढ़ा होगा कि पहली लाइफ जो है ना, इट आल्सो ओरिजिनेटेड इन डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स, फर्स्ट लिविंग सेल। ओके, yes। So let's trace the path of sun energy।
कि सन की एनर्जी कैसे ट्रांसफर होती है इकोसिस्टम में, हमारे पास कहाँ से कैसे पहुंचती है। सो एनर्जी फ्लो एंड फूड चेन। As we know, the plants, they are acting as producers. All other organisms are what? They are consumers. अब कोई शेर, चीता, बर्ड, हाथी, घोड़ा, ये तो स्वयं सूर्य की रोशनी को इस्तेमाल करके किसी फूड का निर्माण नहीं कर सकते ना, ये तो प्रोड्यूसर पे डिपेंड कर रहे हैं। तो मतलब प्रोड्यूसर्स को छोड़ के बाकी सभी क्या हैं? बाकी सभी कंज्यूमर्स हैं। अब कंज्यूमर्स में भी सबसे पहले तो जो पेड़ पौधों को खा रहे हैं वो कहलाते हैं हर्बीवोर्स। तो हर्बीवोर्स पहले कंज्यूमर है, यानी वो प्राइमरी कंज्यूमर है। जैसे ये हिरन है तो हमने टैग लगा दिया कि भाई तुम प्राइमरी कंज्यूमर हो, ठीक है। हर्बीवोर्स प्राइमरी कंज्यूमर, सबसे पहले तो वो आए ना कि भाई हाँ हम खा जाएंगे इसे। अब उस हिरन को खाने वाला कोई और है, मान लीजिए लोमड़ी है, कार्निवोर है। लोमड़ी को खाने वाला भी शेर है, लेवल्स देखते जाइए। शेर डायरेक्टली भी हिरन को खा सकता है, देयर इज नो डाउट इन दैट, राइट जी। सो प्राइमरी कंज्यूमर में हमने यहाँ पे हर्बीवोर दिखाया। अब ये कोई फॉक्स दिखा दी मैंने, लोमड़ी जो है सेकेंडरी कंज्यूमर। और ये सेकेंडरी कंज्यूमर जो है ये प्राइमरी कार्निवोर है। कंज्यूमर ये सेकेंडरी हुआ और कार्निवोर ये प्राइमरी है, क्योंकि इसे खाएगा शेर, वो हो जाएगा सेकेंडरी कार्निवोर, राइट। और कंज्यूमर के लेवल पे टर्शरी हो जाएगा। समझ आ रही है ना बात? कंज्यूमर के लेवल पे क्या है उसका डेजिग्नेशन, एंड कार्निवोर के लेवल पे क्या डेजिग्नेशन दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा इसका, राइट जी। तो ये रहे जी शेर महाराज, टर्शरी कंज्यूमर, और ये सेकेंडरी कार्निवोर है। द सेकेंडरी कार्निवोर दैट इज लायन इज द टर्शरी कंज्यूमर, क्योंकि सबसे पहले कंज्यूमर तो हर्बीवोर थे यानी हिरन। उसके बाद नंबर 2 पे जो कंज्यूमर आया था वो थी फॉक्स, जो कि प्राइमरी कार्निवोर है। और उसके बाद हमने टाइगर लिया, दैट इज द टर्शरी कंज्यूमर एंड द सेकेंडरी कार्निवोर। ये एक तरह से हमने बना दी भाई फूड चेन, क्रोनोलॉजिकल सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स। व्हाट इज अ फूड चेन अगर डिफाइन करना हो? क्रोनोलॉजिकल सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ईच डिपेंडिंग ऑन द अदर फॉर देयर फूड। अल्टीमेटली फूड के लिए निर्भर कर रहे हैं, और एक सिक्वेंशियल अरेंजमेंट आपको उनका दिख रहा है। स्टूडेंट्स, एनर्जी फ्लो आकर्स फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर्स, ठीक है। कंज्यूमर्स में प्राइमरी कंज्यूमर भी हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स भी हैं, टेरिशरी कंज्यूमर्स भी हैं, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। इट आकर्स थ्रू द फूड चेन। फूड चेन क्या है? इट इज द क्रोनोलॉजिकल सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म ईच डिपेंडिंग ऑन अदर फॉर फूड, है ना। क्रोनोलॉजी यहाँ पे refers to the organisms arranged in each other depending on other for food, ठीक है। तो ऑर्गेनिज्म जो है, हर एक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ए बी सी डी, ठीक है। तो जितने हायर लेवल पे ऑर्गेनिज्म जाते हैं उतनी डिपेंडेंस बढ़ती जाती है उनको, है ना। और ऑप्शंस भी कम होते जाते हैं। इसके सबसे ज्यादा ऑप्शंस होंगे खाने के, इसके उससे कम, और इसके तो सबसे कम ऑप्शंस होते हैं, क्योंकि ये टॉप मोस्ट पोजीशन ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। फूड चेन्स आर मेजरली क्लासिफाइड इनटू 2, ठीक है। ग्रेजिंग फूड चेन, डेट्रिटस फूड चेन, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा कि डेट्रिटस क्या है, ग्रेजिंग क्या है। So let us study about these two food chains in detail first. So let's start with the grazing food chain. यानी देखो शुरुआत कहां से हुई? प्रोड्यूसर यानी कि प्लांट को खा लिया इस हर्बीवोर ने, डियर ने, हिरन ने, और ये कहलाया प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर को खा लिया इस चालाक लोमड़ी ने, फॉक्स ने, और ये कहलाई सेकेंडरी कंज्यूमर।
इसको खा लिया टाइगर ने और ये कहलाया टर्शियरी कंज्यूमर, राइट। और कार्निवोर के लेवल पे मैंने कहना हूं, ये लोमड़ी जो थी ये हमारी प्राइमरी कार्निवोर है, प्राइमरी कार्निवोर, राइट। और कंज्यूमर के लेवल पे ये सेकेंडरी कंज्यूमर है। और टाइगर क्या कहलाएगा फिर? सेकेंडरी कार्निवोर और टर्शियरी कंज्यूमर, राइट। सो दैट वाज ग्रेजिंग फूड चेन, अंडरलाइन कर ले, ग्रेजिंग फूड चेन, food chain where the energy is gained from photosynthesis। ग्रेजिंग फूड चेन को ऐसे हमने डिफाइन करना है, परिभाषा ये देनी है, एक ऐसा फूड चेन जहां पे एनर्जी कहां से आ रही है? फोटोसिंथेसिस के जरिए, जो कि प्रोड्यूसर्स ने बनाया, राइट। एक और एग्जांपल देख लेते हैं ग्रेजिंग फूड चेन का। प्रोड्यूसर दिख रहा है जी, ग्रेन्स, मान लीजिए गेहूं का पौधा है, गेहूं की बालियां हैं, चूहे ने खा लिया जी इसे, रोडेंट ने, प्राइमरी कंज्यूमर हो गया, वो अनाज खा लिया इसे। चूहे को खाने वाला सांप है, बिल्कुल जी, सांप चूहे को खा जाएगा। रोडेंट मैमेलिया का मेंबर है, स्नेक रेप्टाइल है, तो स्नेक कहलाया जी सेकेंडरी कंज्यूमर। और सांप को खा लिया इस हॉक ने, ये हो गया जी टर्शियरी कंज्यूमर, ठीक है। सो दिस इज अनदर एग्जाम्पल फॉर द ग्रेजिंग फूड चेन, जो कि शुरू हुई है यहां पे ग्रेन प्रोड्यूसिंग इस प्रोड्यूसर से। एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करें, अभी तो हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स की बात कर रहे थे। पानी में चले जाते हैं जी, चलो बड़े से तालाब में चले जाते हैं या बड़े से ओशियन में जाते हैं, बिकॉज शार्क की बात कर रहे हैं तो मेरीन है। ये रहा जी प्रोड्यूसर हमारा फाइटोप्लैंक्टन, ओके। इसको खा लिया क्लैम्स ने, विच बिलोंग टू द फाइलम मोलस्का, ये कहलाएगा जी प्राइमरी कंज्यूमर। अब क्लैम्स को खाने वाली छोटी मछलियां भी हैं, ये रही जी छोटी मछली जो कि सेकेंडरी कंज्यूमर है, राइट, कार्निवोर है, सेकेंडरी कंज्यूमर। इसको खा गई जी ये बड़ी सी शार्क जो कहलाएगी टर्शियरी कंज्यूमर, राइट। सो दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ द ग्रेजिंग फूड चेन। एक्वेटिक इकोसिस्टम में ये हमने देख लिया, और इससे पहले ग्रेजिंग फूड चेन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में हमने As the organism consumes another organism, the energy produced by the producer is passed to the next organism। ठीक है, तो एनर्जी एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म पे जाती है, एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरी ट्रॉपिक लेवल पे जाती है ना। तो इस फूड चेन को हम कहते हैं ग्रेजिंग फूड चेन। ग्रेजिंग फूड चेन कहाँ से स्टार्ट होता है? प्रोड्यूसर से, याद रखना, ठीक है। So producers are the starting point for the grazing food chain, है ना। ग्रेजिंग फूड चेन जो है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में प्रेजेंट है, एक्वेटिक इकोसिस्टम में भी प्रेजेंट है ना। टेरेस्ट्रियल की एक एग्जांपल अगर हम देखें, फ्रूट्स हैं फॉर एग्जांपल, प्लांट्स का प्रोडक्ट है ना, इनको रोडेंट्स खा रहे हैं, रोडेंट्स को स्नेक खा रहे हैं, स्नेक को हॉक खा रही है टॉप कार्निवोर्स, ओके। इसी तरह एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करें, फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, है ना, उनको क्लैम्स खा रहे हैं, क्लैम्स को सैल्मन फिश और सैल्मन फिश को शार्क, ठीक है। दिस इज द एक्वेटिक फूड चेन, एक्वेटिक ग्रेजिंग फूड चेन। तो याद रहेगा सबको, कहां से स्टार्ट होता है? प्रोड्यूसर से, ग्रेजिंग फूड चेन, ठीक है। ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट्स, है ना, तो देखिए प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, यही सबसे ऊपर होते हैं। उसके बाद क्या आता है? गवर्नर आते हैं ऑफ वेरियस स्टेट्स। फिर उसके बाद चीफ मिनिस्टर आते हैं, हर एक स्टेट का एक चीफ मिनिस्टर आता है। उसके नीचे भी होते हैं, है ना, प्रेसिडेंट्स होते हैं स्टेट के, फिर एमएलएज होते हैं, विधायक, चाचा, ठीक है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया, है ना। तो इकोसिस्टम में भी कुछ ऐसा ही होता है क्या? है ना, इकोसिस्टम में भी कुछ ऐसे ही ट्रॉपिक लेवल्स होती हैं, ठीक है। तो ट्रॉपिक लेवल जो है, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल प्रोड्यूसर सी ऑक्यूपाई करते हैं, है ना। सेकंड ट्रॉपिक लेवल कंज्यूमर्स, जिनको हम कहेंगे हर्बीवोर्स कहेंगे इनको, जो डायरेक्टली डिपेंडेंट है प्रोड्यूसर्स पे, ओके। सो रोडेंट इसकी एग्जांपल है।
देन थर्ड ट्रॉपिक लेवल, स्नेक देखिए रैट पे फीड कर रहा है। फोर्थ ट्रॉपिक लेवल, हाक स्नेक पे फीड कर रही है, इट ऑक्यूपाइज द फोर्थ ट्रॉपिक लेवल। ईगल, इट इज मोर स्ट्रॉन्गर देन हाक, है ना, तो इट ऑक्यूपाइज द फिफ्थ ट्रॉपिक लेवल। और बियर देखिए, इट ईट्स द ईगल एग्स एंड चिक्स, ठीक है, तो ये ऑक्यूपाई कर रही है सिक्स ट्रॉपिक लेवल। तो देखिए कितनी ट्रॉपिक लेवल हो सकती हैं इनसाइड एन इकोसिस्टम। तो ट्रॉपिक लेवल हम क्या कहेंगे? इट इज पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म अलोंग द फूड चेन, ठीक है, कि ट्रॉपिक स्टेटस क्या है ऑर्गेनिज्म का। कार्निवोर है, कौन सा कार्निवोर है? प्राइमरी कार्निवोर है, सेकेंडरी कार्निवोर है, या फिर हर्बीवोर ही है? ओके, सो पोजीशन क्या है उसकी, उसको हम ट्रॉपिक स्टेटस कहेंगे, ठीक है। हाँ बिल्कुल कर सकती है स्वाति। ईगल जो है, छोटे छोटे स्नेक जो हैं उनको तो क्लास में उठा के ले जाती है, हवा में ही काम तमाम करती है, ठीक है। तो ईगल बहुत स्ट्रांग होती है। ईगल तो आपने देखा होगा नेशनल जियोग्राफी में, जियोग्राफिया या डिस्कवरी में, छोटे छोटे एनिमल्स जो हैं उनको भी उठा के ले जाती है, इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है। रैबिट्स को भी उठा लेती है। रैबिट्स को, रैबिट तो छोटे होते हैं, मैं इनकी बात कर रहा हूँ, मतलब क्या बोलते हैं इनको, हिरन को क्या बोलते हैं, उनके छोटे बच्चे होते हैं ना, उनके छोटे बच्चे होते हैं, उनको उठा के ले जाती है। यस, इनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो देखिए प्रोड्यूसर जो हैं फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल ऑक्यूपाई करते हैं, देन देयर आर हर्बीवोर्स जिनको हम प्राइमरी कंज्यूमर्स कहेंगे, ठीक है। दिस इज आल्सो ए प्राइमरी कंज्यूमर, ओके। थर्ड ट्रॉपिक लेवल, फॉक्स फीड कर रहा है इस पे, थर्ड ट्रॉपिक लेवल ऑक्यूपाई कर रहा है। और टाइगर फॉक्स पे फीड करता है, फोर्थ ट्रॉपिक लेवल, ठीक है। यहाँ पे ईगल स्नेक पे फीड कर रही है, ओके। सो दीज आर ट्रॉपिक लेवल्स इन ए फूड चेन। Can you tell me how much you weigh? Yes, but how can we calculate the weight of entire ecosystem? तो possible है क्या पूरे इकोसिस्टम का weight calculate करना? Yes, it is possible. Yes, Swati, it is possible by calculating the standing crop. So what is this standing crop? Let us study about it. First, that is mass of the organic matter of the producers in a unit area. उसको हम कह देते हैं जी स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ द प्रोड्यूसर्स। ये इंपॉर्टेंट टर्म है, समझना इसे। स्टैंडिंग क्रॉप वर्ड हमने यूज करा, हमेशा क्रॉप को फसल ही नहीं समझना यहां पे। दैट इज रेफरिंग टू टोटल बायोमास ऑफ द प्रोड्यूसर्स इन अ यूनिट एरिया। गिवन यूनिट एरिया में टोटल बायोमास कितना है प्रोड्यूसर का, वो हमने कह दिया जी स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ द प्रोड्यूसर, राइट। नाउ स्टैंडिंग क्रॉप को मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं? इट इज मेजर्ड इन बायोमास या फिर नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और बायोमास को फ्रेश वेट या ड्राई वेट में हम मेजर कर लेते हैं। ड्राई वेट ज्यादा बेटर रहेगा क्योंकि अगर फ्रेश है तो उसमें मॉइस्चर कंटेंट भी होगा और वो वेरी कर सकता है एनवायरमेंटल कंडीशंस के हिसाब से। सो जब आप स्टैंडिंग क्रॉप कह रहे हैं, आप मेजर कर रहे हैं बायोमास या फिर नंबर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्लियर है जी? राइट। सो अब आप देखिए यहां पे लेवल वाइज स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, दिस विल बी द स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ द सेकंड ट्रॉफिक लेवल। क्रॉप वर्ड को सिर्फ फसल से मत कंफ्यूज करना है, यहां पे हम बायोमास की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना। एंड स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ द थर्ड ट्रॉफिक लेवल, स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ द फोर्थ ट्रॉफिक लेवल।
स्टैंडिंग क्रॉप इट इज अमाउंट ऑफ लिविंग मैटर या फिर बायोमास प्रेजेंट इन डिफरेंट लेवल्स एट ए गिवन टाइम। ठीक है, इसको हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे? नंबर से एक्सप्रेस करेंगे, बायोमास ऑफ ऑर्गेनिज्म से रिप्रेजेंट करेंगे पर यूनिट एरिया। ठीक है, बायोमास ऑफ ए स्पीशीज इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ ईदर फ्रेश वेट और ड्राई वेट, है ना। So measurement of biomass in terms of the dry weight is more preferred to avoid variations in weight due to seasonal moisture differences in the biomass। तो फ्रेश वेट और ड्राई वेट में से ड्राई वेट को ज्यादा प्रेफर किया जाता है क्योंकि फ्रेश वेट जो है वेरी कर सकता है ना। मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा है, वाटर कंटेंट ज्यादा है, तो फ्रेश वेट ज्यादा होगा, कम है तो कम आएगा। इस वेरिएशन से बचने के लिए ड्राई वेट को ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, स्टैंडिंग स्टेट। ठीक है, स्टैंडिंग क्रॉप तो हो गया, अमाउंट ऑफ लिविंग मटेरियल दैट इज प्रेजेंट इन डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स, है ना। अब स्टैंडिंग स्टेट क्या हुआ? अमाउंट ऑफ ऑल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रेजेंट इन एन इकोसिस्टम पर यूनिट एरिया एट ए गिवन टाइम। तो ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है तो हम उसको स्टैंडिंग क्रॉप कहेंगे। इन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं तो हम उसको स्टैंडिंग स्टेट कहेंगे। ठीक है, इसमें मिनरल्स वगैरह सब कुछ आएगा। स्टैंडिंग स्टेट ठीक है, कोई डाउट यहां तक? हाउ लॉन्ग कैन यू रन विदाउट ए ब्रेक? स्टैंडिंग क्रॉप क्लियर नहीं है। स्टैंडिंग क्रॉप स्टैंडिंग क्रॉप एक ट्रॉपिक लेवल की अगर हम बात करें, ठीक है, एक इकोसिस्टम में एक इकोसिस्टम की अगर हम बात करें, ठीक है, ट्रॉपिक लेवल को छोड़िए, एक इकोसिस्टम में कितने लिविंग मटेरियल प्रेजेंट है, इट इज कॉल्ड एज द स्टैंडिंग क्रॉप, है ना। ड्राई वेट को बात कीजिए, है ना, प्लांट्स की अगर हम बात करें तो ड्राई वेट हम लेंगे वहां पे, ठीक है क्योंकि प्लांट का साइज बहुत बड़ा होता है ट्रीज का। एनिमल्स की बात करें वहां पे हम बायोमास तो नहीं लेंगे, कितने एनिमल्स को किल करोगे फिर उनका बायोमास कैलकुलेट करोगे, तो हम नंबर से काम चलाते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ टाइगर्स, नंबर ऑफ ये वो कितना है ना। हेलो ये सर। सारी स्टैंडिंग क्रॉप में आएंगी। यस बताइए रुचि। सर स्टैंडिंग क्रॉप हम पूरे उसमें जो पूरा जो इकोसिस्टम होता है उसमें मेजर करते हैं या पर्टिकुलर एरिया में करते हैं? लाइक उस पूरे इकोसिस्टम के पर्टिकुलर एरिया को लेके मेजर करते हैं या पूरे का करते हैं? देखिए ऐसा होता है कि हम क्या करते हैं, डिफरेंट सैंपल्स लेते हैं, पूरे इकोसिस्टम का ही आता है, लेकिन हम 5-6 जगह पे करेंगे ऐसा, सैंपल्स लेंगे, कैलकुलेट करेंगे और वो नेट देगा पूरे इकोसिस्टम का। ठीक है, तो हम पूरे इकोसिस्टम को फिर पर यूनिट एरिया कैलकुलेट करते हैं, इकोसिस्टम का पूरा एरिया लेते हैं। ठीक है, सैम्पलिंग हम बहुत जगह करेंगे, लेकिन फिर हम उनका मीन निकाल के पूरे इकोसिस्टम का कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, हाउ लॉन्ग कैन यू रन विदाउट ए ब्रेक? सच बताना, कितना भाग सकते हो? कभी भागे मुझे नहीं लगता, अनलेस एंड अनटिल किसी के पीछे कुत्ता भागा हो। बस हाँ? छूट जाना और उसको दौड़ के पकड़ना। अच्छा अर्पिता, मतलब अपने भागने की प्रैक्टिस मतलब बस के पीछे ट्राई करती है। सर स्कूल बस। 5 मिनट्स भूमिका 5 मिनट भाग सकती है, डेट्स ग्रेट। यस, कोई और जिसने कभी रेस, किसी भी रेस में पार्टिसिपेट किया हो? अरे वाह रोहन, 2.5 किलोमीटर्स। अर्पिता आप बताइए। टू किलोमीटर्स, गुड। सर आई आल्सो विन द रेस। कौन सी रेस जीती थी आपने? कोई भाग रहा था रेस में या अकेले? स्कूल में कंपटीशन था।
अच्छा, गुड। अंकिता 500 मीटर्स तक भाग सकती है, गुड। तो देखिए भागने के लिए, दौड़ने के लिए प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है? कोई ऐसे अचानक से भाग जाएगा, हाँ, थोड़ा टाइम दौड़ेगा, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, चलो 10 मिनट भी भाग लेगा, है ना? लेकिन फिर उसके बाद उसका क्या हाल होने वाला है ना? कभी आपने ऑब्ज़र्व किया होगा, ठीक है? तो इन चीज़ों के लिए प्रैक्टिस चाहिए, अगर कंटिन्यूअसली किसी को दौड़ना है। तो ज़्यादा टाइम नहीं भाग सकते हैं, यही सच्चाई है विदाउट प्रैक्टिस, है ना? तो इसीलिए लिमिट होती है एक भागने की। तो क्या इकोसिस्टम में भी कोई ऐसी लिमिट है, जहाँ तक फूड चेन एक्सटेंड हो सकेगा, या फिर इट इज़ अनलिमिटेड कि बढ़ता ही जाएगा फूड चेन? देयर इज़ नो restriction here. There can be infinity number of traffic levels. क्या ऐसा हो सकता है? What do you think? क्या ट्रैफिक लेवल्स इन्फिनिटी हो सकते हैं? स्वाति सेज नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? बताइए, होगा तो क्यों होगा, नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा? आई वांट रीजन। फूड वेब जतिन, फूड वेब तो कुछ और चीज है। फूड वेब तो आपस में ही फूड चेन्स होते हैं, उसमें ट्रैफिक लेवल थोड़ी इन्फिनिटी तक जाएगी। यस यस स्वाति, दैट इज फूड वेब, वो फूड वेब हुआ। यस यस। बताइए, व्हाई देयर इज नो इन्फिनिटी नंबर ऑफ ट्रैफिक लेवल्स? आप लोगों ने पढ़ा है ऑलरेडी, मुझे याद कराने की जरूरत नहीं है, आप लोगों ने पढ़ा है। कोई रीजन है इसके पीछे, बहुत स्ट्रांग रीजन। यस जतिन, गुड। एनर्जी, एनर्जी ही इसके पीछे रीजन है। कितनी एनर्जी ट्रांसफर होती है टू ईच ट्रैफिक लेवल? 10% ही, है ना? तो 4-5 ट्रैफिक लेवल, 6 ट्रैफिक लेवल्स भी हो गए हैं, उसके बाद कितनी एनर्जी पहुंचेगी, है ना? हमें पता है 10%, 90% एनर्जी जो है वेस्ट हो रही है हर एक ट्रैफिक लेवल पे। तो जितने कम ट्रैफिक लेवल्स होंगी उतना सही है। इसीलिए इकोसिस्टम में ट्रैफिक लेवल्स जो हैं ये लिमिटेड होती हैं, कभी ज्यादा नहीं होती है। कोई ऑर्गेनिज्म नहीं ऐसा नहीं चाहेगा कि प्लांट से फूड प्रोड्यूस होगी, फिर आहिस्ता 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 5-10-15 ट्रैफिक लेवल्स के बाद मुझ तक आएगी, तब तक मैं वेट करता हूँ। ऐसा नहीं होता है, ठीक है? ट्रैफिक लेवल्स लिमिटेड हैं, 4-5 ज्यादा 6-7 होंगी, बस इतना ही। ओके, तो हम पढ़ते हैं अबाउट द 10% लॉ, लिंडमैन 10% लॉस। The number of trophic levels in grazing food chain is restricted. प्रतिबंधित है, restricted है। क्यों है? इस चीज का कारण क्या है? समझते हैं उस कारण को। देखिए, 10% लॉ, ये बात मैंने आपको बताई थी। 10% of the energy is transferred to each trophic level from the lower trophic level. प्रोड्यूसर के बाद आ गया जी प्राइमरी कंज्यूमर, उसके बाद आ गया जी सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर। हर पिछले ट्रैफिक लेवल से अगले ट्रैफिक लेवल तक जो एनर्जी का ट्रांसफर होता है, पीछे से जो आगे एनर्जी का यूनिडायरेक्शनल फ्लो है ना, 10% एनर्जी ही आगे पहुंच पाती है। हमने एक उदाहरण भी ली थी, सूर्य की रोशनी। यू रिमेंबर PAR, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। टोटल सूर्य की रोशनी का 50% ही PAR होता है, और उसका 2 से 10% हम लेते हैं कि वो यूटिलाइज हो पाता है, बाकी की एनर्जी यूटिलाइज नहीं होती है। राइट? सो हम यहां पे ले रहे हैं कि ये 20,000 किलो जूल्स, KG, किलो जूल्स एनर्जी के लिए यूनिट है।
फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे, प्रोड्यूसर के लेवल पे जो निर्माण कर रहे हैं अपने भोजन का स्वयं, यूटिलाइजिंग द सोलर एनर्जी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब इस प्रोड्यूसर को खा लिया इस चूहे ने, ये अनाज था, ग्रेन्स थे, मान लीजिए गेहूं का पौधा है, इन ग्रेन्स को कंज्यूम कर लिया इस रोडेंट ने, जो कि सेकेंड ट्रॉफिक लेवल पे है। 20,000 किलो जूल्स का 10% ही आगे पहुंच पाया, यानी 2,000 किलो जूल्स। इस रोडेंट पे फीड कर रहा है ये एक स्नेक, सांप, जो कि थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे आ गया। 2000 का भी 10% कर दीजिए जो आगे ट्रांसफर हुआ, यानी केवल 200 किलो जूल्स। इसके बाद फोर्थ ट्रॉफिक लेवल, देन फिफ्थ ट्रॉफिक लेवल एंड देन सिक्स्थ ट्रॉफिक लेवल तक हम पहुंचे, बियर, भालू जो है। सो ऐसा करते करते हमने देखा कि अंततः केवल 0.2 किलो जूल्स, है ना, कम हो गई ना एनर्जी, आगे 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 ट्रांसफर होती होती, राइट। अब इस भालू पे भी मान लो अगर कोई आगे फीड कर रहा है, किसी प्रेडेटर ने इस पे हमला करके, और इस भालू उसकी नॉर्मल डाइट है, तो ये संभव नहीं है, उसे एनर्जी ही कहां से मिल पाएगी, राइट। एक तेज दौड़ने वाला कार्निवोर कभी एक दूसरे तेज दौड़ने वाले कार्निवोर पे फीड नहीं करना चाहेगा इन जनरल। द रीजन इज कि भाई उसमें फैट कंटेंट कम होगा, उसे एनर्जी कहां से मिल पाएगी। सो कार्निवोर्स इसलिए जर्नली हर्बीवोर्स पे फीड करते हैं। हर्बीवोर्स जंगल में उतना तेजी से नहीं दौड़ेंगे अपने शिकार के लिए, उन्हें किस चीज का शिकार करना, हर्बीवोर्स को तो प्लांट डाइट पे फीड करना है, तो प्लांट्स तो कहीं भाग नहीं रहे, तो हर्बीवोर्स तो आराम से जंगल में घूमते फिरते अपने चारा चर रहे हैं, अपना भोजन खा रहे हैं। उन्हें तो तभी भागना पड़ेगा जब उन्हें अपनी जान बचानी है, जब एक कार्निवोर उन पे हमला करने आ रहा है। यू गेटिंग दिस थिंग? सो इसलिए हर्बीवोर्स में फैट कंटेंट कार्निवोर्स के कंपैरिजन में ज्यादा होगा, राइट? ठीक है जी। मसल्स भी कार्निवोर्स के ज्यादा डेवलप्ड होंगे क्योंकि वो ज्यादा भाग दौड़ कर रहे हैं हर समय, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने देखा कि 10% एनर्जी आगे आगे अगले ट्रॉफिक लेवल पे ट्रांसफर हो रही है, बाकी एनर्जी कहां जा रही है? एनर्जी लॉसेस भी हो रहे हैं। Energy is lost to the environment. You remember, the ecosystem follows second law of thermodynamics. एनर्जी को हम क्रिएट नहीं कर सकते हैं, एनर्जी को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन या कन्वर्जन हो जाता है। और डिग्री ऑफ डिसऑर्डरलीनेस जो है, एंट्रोपी आपने पढ़ा होगा, एंट्रोपी बढ़ती है ना। सो जब एनर्जी एक से दूसरे लेवल में ट्रांसफर हो रही है, द डिग्री ऑफ डिसऑर्डरलीनेस जो हम पढ़ते हैं वो बढ़ जाती है। नाउ द क्वेश्चन इज कि एनर्जी किस फॉर्म में लॉस हो रही है? एक प्रोड्यूसर है, पौधे हैं, गाय उन्हें खा रही है, गाय अपना चारा चर रही है, तो हमने कहा कि भाई एनर्जी का लॉस भी होगा। यहां पे बेसिक मेटाबॉलिक प्रोसेसेस जो मेंटेन्ड हैं, यू नो, एनर्जी, एटीपी इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। तो भाई एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, इन प्रक्रियाओं में भी तो एनर्जी इज लॉस्ट। व्हाट इज एक्सक्रीशन? रिमूवल ऑफ हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट्स। व्हाट इज रेस्पिरेशन? Respiration is a complete process which involves breathing, then the transportation of the oxygen to the tissues. Tissues utilize that oxygen, है ना, to metabolize the organic nutrients. So शरीर में इस्तेमाल भी तो हुई एनर्जी, हीट की फॉर्म में लॉस हो रहा है ना, ये दिखाया गया हीट लॉस हो रहा है, वार्म ब्लड
लेवल फ्रॉम द लोअर ट्रॉपिक लेवल, है ना। इसी दौरान एनर्जी लॉस भी होती है, ठीक है। कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट एट ईच ट्रॉपिक लेवल ड्यू टू द रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन एक्स्ट्रा। बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर एनर्जी फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल के पास 20,000 किलो जूल्स है, नेक्स्ट के पास 2000 रहेगी, फिर 200, 22 एंड 0.2, ठीक है। तो let's solve a question. Which of the following statement is incorrect? आपके पास 4 स्टेटमेंट्स हैं। Seven students are correct. Arpita, Arfa, Rushi, Swati, Rutik, Aviru, and one more student, his name is not appearing right now, are correct. Answer जो है option B. Energy content gradually increases from first to fourth tropic level. This statement is incorrect. ठीक है। Biomass decreases from first to fourth tropic level. Yes, हो सकता है। Number of individual decreases from first to fourth tropic level. Yes, ऐसा भी होता है। Energy content gradually decreases. Yes, ये भी करेक्ट है। So producer जो है फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल ऑक्यूपाई करते हैं। Consumers they are dependent on producers for food. सेकंड ट्रॉपिक लेवल हर्बीवर ऑक्यूपाई करते हैं, जिनको हम प्राइमरी कंज्यूमर्स भी कहते हैं, which directly feed on producers. सेकेंडरी कंज्यूमर्स are in other words जिनको हम प्राइमरी कार्निवोर भी कहेंगे, they feed on primary consumers. They form the third tropic level. उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर आएंगे, है ना। सॉरी, टेरिशरी कंज्यूमर आएंगे जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स पे फीड करेंगे, जिनको हम सेकेंडरी कार्निवोर भी कहेंगे, है ना। टॉप कार्निवोर्स भी हो सकते हैं, विच फॉर्म फोर्थ ट्रॉपिक लेवल। सो दीज आर द 4 ट्रॉपिक लेवल्स, ठीक है। तो एनर्जी, बायोमास एंड नंबर ऑफ इंडिविजुअल डिक्रीजेस एज वी गो डाउन, और यहां से जाएंगे एनर्जी, बायोमास एंड नंबर उल्टा है, ठीक है। यहां ऐसा होना चाहिए एक्चुअली, और यहां पे ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो हम जैसे यहां से जाते हैं ऊपर, तो एनर्जी भी डिक्रीज होती है, बायोमास भी डिक्रीज होता है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स भी डिक्रीज होता है, ठीक है। तो यहां से नीचे अगर आएंगे हम, एनर्जी, बायोमास, नंबर ऑफ इंडिविजुअल इंक्रीज होगा, ओके। कोई डाउट? ठीक है, लेट्स सॉल्व अनदर क्वेश्चन। बायोमास कैसे इंक्रीज होगा, कहां, अक्रॉस और डाउन, ठीक है। यहां से अगर हम जाएंगे तो बायोमास डिक्रीज होगा, अगर ऊपर से आएंगे तो बायोमास इंक्रीज होगा, क्योंकि प्लांट्स के पास ज्यादा बायोमास होता है ना।
ईच ट्रॉपिक लेवल की हम बात करते हैं, सारे ट्रॉपिक लेवल की, ठीक है। तो हर्बीवोर ज्यादा होंगे ना, बहुत ज्यादा होंगे हर्बीवोर, ओवरऑल बायोमास एक ऑर्गेनिज्म का नहीं, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे होते हैं ये तो सबसे कम होते हैं ना नंबर में, तो उनका बायोमास कम ही होगा। Question says, if 20 joules of energy is trapped at the producer level, then how much energy will be available to peacock in the following food chain? तो देखिए प्लांट है, माइस, स्नेक, पीकॉक। पीकॉक 4th लेवल ऑक्यूपाई कर रहा है, तो प्लांट्स के पास 20 जूल्स एनर्जी है। बताइए पीकॉक तक कितनी एनर्जी पहुंचेगी? इस बार सिर्फ 4 स्टूडेंट्स ने ही सही जवाब दिया है। क्यों, क्या हुआ? फार्मूला यूज करना था ना बस। ऋषि, ऋतिक, भूमिका एंड वन मोर स्टूडेंट, इट इज पुनित। या द आंसर इज ऑप्शन 1, 0.02 जूल्स, ठीक है। तो देखिए 20 जूल्स एनर्जी है प्रोड्यूसर के पास, 2 जूल्स, 20 को 2 से डिवाइड कीजिए, ये रहेगी सेकंड ट्रॉपिक लेवल पे, 0.2 थर्ड पे एंड 0.02 रहेगी फोर्थ पे, ठीक है। डिवाइडिंग इट बाय 10। कोई डाउट यहां तक? What happens when an organism dies? They are decomposed by decomposers, है ना। तो हम डिकम्पोजर्स के बारे में पढ़ते हैं अब। डिकम्पोजर्स एंड डेट्रिटस फूड चेन। अर्थवम, इनके नाम के साथ टैग लग गया कि भाई तुम सब लोग डीकंपोजर्स हो। डीकंपोजर्स आर हेट्रोट्रॉफिक। Autotrophic, heterotrophic, you know the difference. Autotrophic green plants which are capable of synthesizing their own food material. Heterotrophic organisms अपना भोजन स्वयं निर्माण नहीं कर सकते हैं, they depend on others for their food. ये जो डीकंपोजर्स हैं इन्हें हम सेप्रोट्रॉफ्स भी कहते हैं। सेप्रो शब्द का मतलब होता है किसी चीज को डीकंपोज करना। ट्रॉफिक वर्ड इज रिलेटेड टू न्यूट्रिशन, तो ये सेप्रोट्रॉफ्स। सो बैक्टीरिया एंड फंजाई मिलकर के डीकॉम्पोजिशन की प्रक्रिया की शुरुआत करेंगे। ये एंजाइम्स रिलीज कर देंगे। एंजाइम्स जो है उसे डाइजेस्ट करना शुरू करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे। ब्रेक डाउन का मतलब क्या है कि जो कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस हैं नाउ दे विल बी ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपलर फॉर्म so that they can be easily absorbed. यही मकसद है, एंजाइम्स ने यही तो करा है अगर हम डाइजेशन प्रक्रिया की बात करें तो। सो आप देख पा रहे हैं कि डीकंपोजर्स ने, बैक्टीरिया, फंजाई, इन्होंने एंजाइम्स रिलीज करे अपने और उस चीज को ब्रेक डाउन कर दिया है। अब आगे जी अर्थवम, यहां पे फाइलम एनालिडा अर्थवम है, इसमें मिलीपेड्स भी इन्वॉल्व है। इसी मतलब मिलीपेड्स आर आल्सो इंक्लूडेड इन फाइलम एनालिडा, सेंटीपीड इज इंक्लूडेड इन फाइलम एनालिडा। मिलीपेड्स का रोल भी अभी हम आगे पढ़ेंगे। नाउ अर्थवम क्या खाता है जी? मिट्टी खाता है। केंचुआ, अर्थवम को फ्रेंड ऑफ द फार्मर्स कहते हैं ना। केंचुए जो होते हैं
फेरिटीमा पोस्थ्यूमा, कॉमन इंडियन अर्थवर्म जो है फेरिटीमा। सो सॉइल खाता जा रहा है ये, और मिट्टी में बैक्टीरिया भी हैं, फंजाई भी हैं, सारी चीजें मिली हुई हैं, डेड एंड डिकम्पोजिंग मैटर भी है, और इसकी एनस के थ्रू वो पास आउट होता जा रहा है। डेट्राइटस फूड चेन का जिक्र कर रहे हैं। Food chain where the energy is gained from dead organic matter and that is detritus. नोट कर लीजिए, detritus क्या है? Dead organic matter. यहां पे एनर्जी डायरेक्टली प्रोड्यूसर से नहीं ली जा रही, नहीं, डेड ऑर्गेनिक मैटर से एनर्जी ली जा रही है। समझते हैं कि डेट्राइटस फूड चेन कहां से शुरू हुई। यह है जी आपके सामने डेड ऑर्गेनिक मैटर। डिकम्पोजर्स यानी बैक्टीरिया एंड फंजाई इसके ऊपर एक्ट कर रहे हैं। बैक्टीरिया हमने ब्लू कलर से दिखा दिया, फंजाई ऐसे ये मशरूम दिखा दिया आपको, और इन्हें खा जाता है अर्थवर्म। मिट्टी में डिकम्पोजिशन हो रहा है और वहां पे बैक्टीरिया फंजाई प्रेजेंट है। अर्थवर्म ने कहा चलो भाई आ जाओ तुम सब, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। डेट्राइटिवोर है ये, इट इज फीडिंग ऑन डेट्राइटस। अर्थवर्म को खा गई ये हमारी नन्ही सी प्यारी सी चिड़िया, स्पैरो, राइट। स्पैरो भी किसी और का ग्रास बन सकती है। इस चिड़िया को शायद एक सांप खा जाए, अगर चिड़िया कहीं बैठी है और स्नेक ने पकड़ लिया उसे, या इस छोटे बर्ड को कोई दूसरा बड़ा बर्ड भी खा सकता है, या कोई और कार्निवोर भी खा सकता है, राइट। So detritus food chain begins, इसकी शुरुआत होती है with the dead organic matter which is followed by decomposers, detritivores and then their predators. Detritus food chain में भी तो एनर्जी का लॉस होगा ही होगा, स्वाभाविक सी बात है ना। सो यहां पे देखिए, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे ये प्रोड्यूसर है। जब यहां से सेकंड ट्रॉफिक लेवल तक पहुंचे हम, 10% लॉस हुआ एनर्जी का हीट की फॉर्म में और फॉर्म्स में। ऐसा हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे और हमने देखा कि हर लेवल पे एनर्जी का लॉस हो रहा है, राइट जी। हीट की फॉर्म में हो रही है एनर्जी का लॉस, और जब चीजें डिकम्पोज कर रही हैं तब भी तो एनर्जी लॉस हो रहा है ना, हीट की फॉर्म में। डिकम्पोजर्स जब एक्ट कर रहे हैं उस पे, डेट्राइटस पे, तब भी तो हीट लॉस हो रहा है। So detritus food chain where energy is gained from dead organic matter, है ना, जिसको हम detritus कहते हैं। इसकी शुरुआत कहां से होती है? It begins with dead organic matter followed by decomposers, detritivores and then their predators। ठीक है, तो प्लांट्स के पार्ट फॉल ऑफ होते हैं या एनिमल्स मरते हैं तो उन पे एक्ट करते हैं डेट्रिटस, अर्थवर्म है, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे बैक्टीरिया, फंजे आएंगे, ठीक है। तो हम काफी डिटेल में पढ़ने वाले हैं अबाउट द डेट्रिटस फूड चेन नेक्स्ट सेशन में, ओके। सो दिस ऑल प्रोसेस इज इंक्लूडेड इन द डेट्रिटस फूड चेन। पैरासिटिक फूड चेन, जिसको हम ऑक्सिलरी फूड चेन भी कहते हैं, इट स्टार्ट्स फ्रॉम हर्बीवोर्स but food energy transferred from the larger organism to smaller organisms without killing in case of predator, ठीक है। तो पैरासिटिक फूड चेन में क्या होता है? एनर्जी ट्रांसफर होती है लार्ज ऑर्गेनिज्म से स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स में। वरना क्या होता है, ट्रॉपिक लेवल्स में जो टॉप कंज्यूमर्स होते हैं वो लार्ज इन साइज होते हैं, लेकिन यहाँ पे उल्टा होता है इन द पैरासिटिक फूड चेन, ओके। Tree, herbivore, bird, then lice and bugs. This is a parasitic food chain. Now, which food chain will dominate in terrestrial ecosystem? बताइए, एक्वेटिक इकोसिस्टम में कौन सा फूड चेन ज्यादा इफेक्टिव होगा? डेट्रिटस फूड चेन या ग्रेजिंग फूड चेन? और टेरेस्ट्रियल फूड चेन में कौन सा भारी होगा? डेट्रिटस फूड चेन या ग्रेजिंग फूड चेन? डोमिनेंट कौन सा होगा? व्हाट डू यू थिंक?
एक्वेटिक में शायद डेट्रिटिव्स होगा, क्यों? क्योंकि सर वो मतलब उस पे प्लांट्स इतने ज्यादा नहीं होंगे और मतलब ग्रेजिंग फूड चेन इतना नहीं लगता है मुझे। अच्छा, आपको नहीं लगता है, ऐसे बोलो ना। एनीवन जो बता सके? ओके, कोई इशू नहीं, लेट अस स्टडी अबाउट इट। एनर्जी फ्लो की बात करते हैं डिट्राइटस फूड चेन में और ग्रेजिंग फूड चेन में। कंपैरिजन देखना, हमने एक तराजू में रख दिया भाई दोनों तरफ। यहां पे आपको दिख रहा है जी जीएफसी यानी ग्रेजिंग फूड चेन, और इधर दिख रहा है जी डिट्राइटस फूड चेन एक्वेटिक इकोसिस्टम का। और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में आप देखेंगे कि डेट्राइटस फूड चेन एनर्जी फ्लो ज्यादा है, वजन ज्यादा आ रहा है इधर। जो हमने बीच में बैलेंस बनाया है, एक तरफ ऐसा है और एक तरफ ऐसा है, ये गौर से समझना है ये ऐसा हमने क्यों दिखाया है। एक्वेटिक इकोसिस्टम में ग्रेजिंग फूड चेन यानी जहां पे प्रोड्यूसर्स हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, है ना, उसके बाद मान लीजिए मसल्स हैं जो उन्हें खा रही हैं, मोलस्क्स, और उन्हें खाने वाले फर्दर आगे फिशेस हैं। तो ये जो ग्रेजिंग फूड चेन है इसमें जो एनर्जी का फ्लो है ये ज्यादा है एज कंपेयर टू द डिट्राइटस फूड चेन। अब अगर हम उसे कंपेयर करें एक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में ऑपरेट होने वाली डेट्राइटस फूड चेन एंड ग्रेजिंग फूड चेन में, तो आप देखिए डेट्राइटस फूड चेन ज्यादा प्रोमिनेंट लग रही है, ज्यादा वजन है उसका, ज्यादा भार है। ये नीचे को है ना यहाँ पे हमारा कांटा। नाउ इसका रीजन क्या है समझिए जरा इधर देखिए। वी आर कंपेयरिंग एक्वेटिक इकोसिस्टम विद द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। एक्वेटिक इकोसिस्टम में हमारे प्राइमरी कंज्यूमर्स हर्बीवोर्स, राइट, जैसे हमने कह दिया था कि मसल्स हैं, मॉलस्क्स जो हैं, क्लैम्स जो हैं। प्रोड्यूसर्स ये रहे जी हमारे ऑटोट्रॉफ्स, फाइटोप्लैंक्टन्स। ये हैं जी हमारे डिकम्पोजर्स, राइट। एक्वेटिक इकोसिस्टम में भी होंगे डिकम्पोजर्स। टेरेस्ट्रियल सिस्टम में ये हैं जी हमारे प्रोड्यूसर्स, ये हैं जी हमारे प्राइमरी कंज्यूमर्स हर्बीवोर्स। प्रोड्यूसर्स को मान लीजिए जी प्लांट्स हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स आप लगा लीजिए कि हर्बीवोर्स हैं, और ये रहे डिकम्पोजर्स। अब गौर गौर फरमाइएगा, ये
इकोसिस्टम में प्रीडोमिनेंट है ग्रेजिंग फूड चेन एंड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में प्रीवेलेंट है डेट्रिटस फूड चेन। अब सही है, ओके। तो देखिए एक्वेटिक इकोसिस्टम में क्यों प्रीवेलेंट है ग्रेजिंग फूड चेन, बताइए। बायोमास प्राइमरी कंज्यूमर्स का, ठीक है, वो कम ही होता है, ओके। मेजॉरिटी ऑफ फूड जो है वो फ्लो करता है इनटू द ग्रेजिंग फूड चेन हर्बीवोर्स के पास, और हर्बीवोर्स जब डेड होते हैं तो डिकम्पोजर्स के पास जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर हम देखें टेरेस्ट्रियल फूड चेन, प्रोड्यूसर्स ज्यादा होते हैं, है ना, तो प्रोड्यूसर्स का ज्यादा हिस्सा जो है वो डेट्रिटस में ही जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा बायोमास अर्थ पे किसका है, प्रोड्यूसर्स का है। प्लांट्स देखिए कितने सारे हैं, है ना, तो उनका बहुत कम पोर्शन जो है कंज्यूमर्स के पास जाता है, ठीक है। और कंज्यूमर्स भी देखिए, प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स वगैरह, उनका भी बहुत ज्यादा हिस्सा जो है डेट्रिटस में ही जाता है, ठीक है। तो इसीलिए टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात करें तो ज्यादातर वहां पे डेट्रिटस होता है, ओके। दैट इज व्हाई द डोमिनेंट फूड चेन ऑन द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम इज डेट्रिटस। और यहाँ पे एनर्जी फ्लो जो होती है, ज्यादातर एनर्जी जो फ्लो होती है एक्वेटिक इकोसिस्टम में ग्रेजिंग फूड चेन से होती है, ओके। कोई डाउट यहां तक? ओके तो ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा गया है ऑलरेडी कि एक्वेटिक इकोसिस्टम में कौन सा फूड चेन प्रीडोमिनेंट है और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में कौन सा प्रीडोमिनेंट है। Are food chains interconnected with each other? What do you think? Grazing food chain हो, detritus food chain है, they are connected? Yes, they are all interconnected, है ना। और interconnected food chains को हम क्या कहते हैं? Yes, Rushi. Good. They are called as food web. Let us study about the interconnecting food chains. Organisms feed on alternate prey when one of their prey is reduced. एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम की बात करते हैं। एक फॉक्स आपको दिख रही है यहाँ पे, लोमड़ी हिरन पे हमला करती है। अगर खाने को हिरन नहीं मिला तो वो क्या कहेगी कि मैं तो कुछ खाऊंगी नहीं और मैं तो भूखी मर जाऊंगी, पर मैं खरगोश को नहीं खाऊंगी। क्या ऐसा होगा? नहीं होता ना। सो वही बात लिखी है, ऑर्गेनिजम्स फीड ऑन ऑल्टरनेट प्रे when one of their prey is reduced। अगर उनका अपना प्रे अवेलेबल नहीं है किसी भी कारण से, तो एक लोमड़ी एक हिरन की बजाय एक खरगोश को खाने को भी मजबूर है। उसे अपना पेट भरना है, वो एक चिड़िया को भी खा सकती है अगर वो उसे मिल जाए तो। सो detritus food chains they can be connected with the grazing food chain। संभव है? बिल्कुल है। डेड ऑर्गेनिक मैटर पे बैक्टीरिया फीड कर रहे हैं, बैक्टीरिया को अर्थवर्म खा रहा है, अर्थवर्म को स्पैरो खा रही है, ठीक है जी। ये था डेट्राइटस फूड चेन। अब इस स्पैरो को अगर इस लोमड़ी ने खा लिया तो ये तो ग्रेजिंग फूड चेन कनेक्ट हो गई नहीं बात, है ना। बिकॉज ये लोमड़ी और किसको खा रही थी? ये लोमड़ी एक हिरन को खा रही थी नॉर्मली, और हिरन क्या खा रहा था? हिरन जी घास खा रहा था। सो कनेक्ट हो गई डेट्राइटस फूड चेन एंड द ग्रेजिंग फूड चेन्स। ऑमनीवोर्स ये काम तो और भी बेहतर तरीके से कर लेते हैं। जैसे भालू की बात कर रहे हैं हम बियर की, कि भाई वो फ्रूट्स भी खा रहा है, नट्स खा रहा है, मछली मिल गई वो भी खा जाएगा, चूहा मिल गया तो वो उसे भी खा जाएगा, राइट जी। फ्रूट्स या नट्स कह दीजिए, रोडेंट फीड कर रहा है इस पे, रोडेंट को भालू ने खा लिया, रोडेंट को सांप ने खा लिया, सांप को हॉक ने खा लिया, हॉक को ईगल ने खा लिया, और फिर हो सकता है ईगल को भी ये बियर खा जाए, या फिश जो है उसे बियर खा जाए, राइट। यहाँ पे भी देखिए इस फूड चेन को, फंजाई, देन अर्थवर्म, अर्थवर्म को स्पैरो ने खाया, स्पैरो को स्नेक ने खाया, देन हॉक, एंड देन
अगर एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करें, ये क्लैम्स हैं, क्लैम्स को खाने वाली फिश है, हॉक फिश को भी खा जाता है, और फिश अगर बियर को मिल गई तो वो उसे खा जाएगा. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट फूड चेन्स दे आर इंटरकनेक्टेड. देखिए, अब ये इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स एक फूड वेब है, और ये ज्यादा लॉजिकल और ज्यादा सेंसिबल चीज है, बिकॉज एक इकोसिस्टम में इंडिविजुअल आइसोलेटेड फूड चेन्स नहीं हो सकती. फूड चेन्स आइसोलेटेड कैसे होंगी? कहीं ना कहीं जाकर के इंटरकनेक्शन तो होगा. हर्बीवोर्स हैं, कार्निवोर्स हैं, ऑमनीवोर्स भी हैं, राइट जी. सो आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से यहां पे आपको फूड वेब नजर आ रहा है एक तरह से. और फूड वेब क्या होता है? नेटवर्क ऑफ द फूड चेन इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर. फूड वेब इकोसिस्टम में बड़ा ही ब्यूटीफुली डिजाइंड है. नेटवर्क ऑफ द फूड चेन है विच आर इंटरकनेक्टेड विद वन अनदर. व्हेन द प्रेफर्ड प्लांट स्पीशीज, देखिए जरा गौर से, व्हेन द प्रेफर्ड, जो कि उनकी चॉइस है, जो कि उनकी प्रेफरेंस है, व्हेन प्रेफर्ड प्लांट स्पीशीज नंबर इज रिड्यूस्ड किसी भी कारण से, रैबिट विल फीड ऑन द ऑल्टरनेट स्पीशीज. हर जानवर की एक प्राथमिकता जरूर है, एक चॉइस जरूर है कि उसे ये खाना है, परंतु यदि वो भोजन नहीं मिला तो ऐसा तो नहीं है कि भाई मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, है ना. पेट भरने के लिए कुछ ना कुछ तो खाना ही पड़ेगा. एंडेंजर्ड प्लांट स्पीशीज दे गेट चांस टू रिकवर. ऐसे में क्या हो जाता है कि जो एंडेंजर्ड प्लांट स्पीशीज हैं, जब हर्बीवोर उन पे नहीं फीड कर रहा है तो वो स्पीशीज भी अपने आप को रिकवर कर पाएंगी. तो हर्बीवोर कोई ना कोई ऑल्टरनेट सोर्स ढूंढ लेता है. जैसे ये खरगोश महाराज जी हैं हमारे, प्रेफर्ड प्लांट स्पीशीज ये रहे इनके. ये ना मिलने पे वो कहेंगे ठीक है भैया, हम गाजर भी खा लेंगे, हम कोई फल भी खा लेंगे, जिंदा तो रहना ही है ना. पेट भरने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा. सो ये जो फूड वेब का कंसेप्ट है ना, फूड वेब इज मोर रियल देन फूड चेन. आई होप यू ऑल विल एग्री. फूड वेब इज मोर रियल than food chain, and it is essential for the stability of the ecosystem. Agree. इकोसिस्टम का अपना अस्तित्व बना रहे, इंटीग्रिटी बनी रहे, स्टेबिलिटी बनी रहे, इसके लिए फूड वेब का ऑपरेट करना जरूरी है. और इसके कारण एंडेंजर्ड प्रे जो है वो अपने आप को रिकवर भी कर पाता है. एक ही चीज पे फीड करते रहेंगे तो उसके खत्म होने की भी तो संभावना हो जाएगी. तो कोई ऑल्टरनेट सोर्स अगर आपके पास है पेट भरने के लिए तो अच्छी बात है. जिसको आप खा खा के खत्म करे जा रहे थे वो अपने आप को दोबारा से अपनी जो है संख्या बढ़ा पाएगा. क्लियर है जी, राइट. सो इट प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर द एंडेंजर्ड प्रे टू रिकवर इट्स नंबर. सिस्टम ऑफ इंडिपेंडेंट फूड चेन्स को हम कहते हैं फूड वेब, है ना. फूड वेब जो है इट इज अ रियलिटी. फूड चेन जो है रियलिटी नहीं है ना. क्योंकि एक ऑर्गेनिज्म के हमेशा बहुत सारे प्रेफरेंसेस हो सकते हैं फूड के, डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबल. तो जो फूड ज्यादा अवेलेबल है इजिली वही खाएगा, है ना. तो फूड चेन दे आर इंटरकनेक्टिंग, दैट इज कॉल्ड एज फूड वेब. एसेंशियल फॉर स्टेबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम. तो जितने ज्यादा फूड वेब्स होंगे उतना इकोसिस्टम स्टेबल होगा. इंपॉर्टेंट पॉइंट है. एंड इट आल्सो प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी फॉर द इंडेंजर्ड प्रे टू रिकवर इट्स नंबर, है ना. अगर फोक्स हमेशा डियर पे ही फीड करेगा तो डियर की पॉपुलेशन एक्सटेंड भी हो सकती है ना. लेकिन अगर फोक्स फिश पे भी फीड करेगा, है ना, बाकी चीजें भी खाएगा, ठीक है, तो डियर को भी सर्वाइवल का मौका मिलेगा. ओके, सो दिस इज द फूड वेब. तो स्टूडेंट्स देखिए, आपका एफटीएस आपको ईमेल तो आया होगा सबको. ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर है ऑन 21st ऑफ दिस मंथ, दिसंबर, ठीक है, एफटीएस 7. So this was all about today's class.
नेक्स्ट सेशन होगा कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम पार्ट सेकंड। तो बाकी जो कंपोनेंट्स हैं हम नेक्स्ट